हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंथेसिस टॉपिक। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है ऑलरेडी मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है सिलेबस वाला तो वो जरूर देख लीजिएगा। चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देख लेना। वैसे आई कॉर्नर में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो सिंथेसिस टॉपिक है इसका रियल मीन डेफिनेशन ये आपको पता होना चाहिए। कितने टाइप्स में इसको डिवाइड करा हुआ है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले में अच्छे से आपको छोटा सा पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ, देन उसके बाद में हम चलते हैं। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे प्रोवाइड करवा देता हूँ हर बार। तो वहाँ से ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे आपके खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको, क्या होता है ये सिंथेसिस, किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा आपके एग्जाम में वैसे जो सिंथेसिस टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वैसे आगे मैं बताऊंगा डिटेल में, बट थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू 1 मिनट में आपके लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि है यहाँ पे सबसे पहले टाइप बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दूसरी टाइप होती है अपने कंपाउंड, लिखना कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। थर्ड टाइप है इसकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्ड टाइप कौन सी है अपनी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको चाहे तो वो सिंपल सेंटेंस पूछ ले, चाहे सिंपल या कंपाउंड दोनों पूछ ले, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपस में पूछ सकता है। तो अब ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में 2 सेंटेंस देगा और आपस में क्या करने के लिए बोलेगा कि इनको ज्वाइन करो, कंबाइन करो। या तो कंबाइन करने के लिए बोलेगा या ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपस में दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है। 2 से अधिक भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, या 2 भी दे सकता है। हालांकि अभी तक 2 ही एग्जाम्पल दिया है, वो 2 सेंटेंस दिया है और आपस में जोड़ने के लिए बोलता है। तो जब सिंपल सेंटेंस बनाने की बारी आती है, मतलब जोड़ने का टाइम आता है, अगर वो कंडीशन देता है कि सिंपल बनाओ, तो सिंपल सेंटेंस विदाउट कंजक्शन आपको बनाना होता है। वैसे कि आपने कंजक्शन पढ़ा है कि कंजक्शन क्या करता है, आपस में 2 सेंटेंस को जोड़ देता है। विदाउट कंजक्शन आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो वो आपको नियम पढ़ना होगा, जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करना होगा, तो ही तो जोड़ पाओगे ना। तो ये सिंपल सेंटेंस विदाउट कंजक्शन कैसे बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगर सिंपल सेंटेंस सीख गए ना तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं हम किसके? कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस वही रहेगा, जैसे कि 2 सेंटेंस आपको दे देगा और ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। ध्यान रखना, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आप सिंथेसिस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले कंजक्शन वाला टॉपिक क्लियर करके आओ, देन उसी के बाद में टॉपिक भी आपको समझ में आएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बना होता है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन की मैंने ट्रिक भी बताई थी, फिर वो इससे याद करवाया था कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। वही कंजक्शन आपको यूज में लेना है कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। क्या बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनता है, यानी आपस में जोड़ने का काम करेगा। भूल के आपको जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस में यूज नहीं करना है। आगे बात समझ में ला ले। बात करते हैं आगे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है उससे मिलके बनता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनता है। आगे बात समझ में। आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना है। बस इसमें आपका ये सिंथेसिस आधा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। वैसे ये जो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ये कंजक्शन में भी क्लियर हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए हो तो वहाँ पे आप सीख जाओगे। अब कई बच्चे पुरानी हैं तुम्हारे में से
कि सर हम तो ये कंपाउंड सेंटेंस मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन हम जानते ही नहीं है, हमारे सर ने तो सीधा ऐसे पढ़ाया है कि एंड का प्रयोग ऐसे होता है, बोथ एंड का ऐसे होता है, और सो एज का ऐसे होता है, एज वेल एज का ऐसे होता है। भाई साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर वैसे वाले कंजक्शन आप पढ़ के आए हो तो भाई साहब सिंथेसिस भूल जाना कि सिंथेसिस आप क्लियर कर लोगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, पढ़ाने वाले का तरीका अच्छा होना चाहिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज तुम वैसे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए तो पढ़ते रहो फिर। तो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हम सिंथेसिस का रियल मीन क्या होता है, ठीक है, और इसका हिंदी अगर बात करें तो संश्लेषण या संयोजन होता है। सिंथेसिस का रियल मीन क्या होता है देखिएगा अच्छे से, जैसे मैं लिख रखा हूँ वैसे लिखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंस का आपस में कंबाइन करना, जोड़ना, ज्वाइनिंग टुगेदर यानी एक साथ जोड़ना, ये इसका मीन होता है। डेफिनेशन यानी परिभाषा की हम बात करें इंग्लिश में तो द प्रोसेस बाय विच टू मोर सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ये इसकी डेफिनेशन होती है, क्या है कि आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस देगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस देगा और उनको आपस में कंबाइन करके या तो सिंपल सेंटेंस बनवाएगा या फिर कंपाउंड बनाएगा या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बोलेगा, तो इस प्रकार से वो सिंथेसिस बनता है। आगे बात करें, अगर हिंदी में बोले तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया को हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में या तो दो सिंपल सेंटेंस देगा या फिर दो से अधिक सिंपल सेंटेंस देगा। अब ये लफड़ा तो ये हो गया जी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सर हम तो बस सिंपल सेंटेंस सुने ही नहीं, हम तो ऐसे सुने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फलाना सेंटेंस, वो सेंटेंस। अरे भाई मेरी बात सुन गुड्डू, इधर देख, बात तो ये है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। जस्ट इसके आगे वाली स्लाइड पे है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जस्ट इससे पहले आपको ध्यान रखना है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित या जटिल वाक्य, इनको हम तीन टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। अब देखिएगा ये नोट मैंने खुद की इच्छा से लिखा है, हमारे एग्जाम में एक से अधिक सेंटेंसेस देगा और उनसे एक वाक्य बनाने के लिए बोलेगा, चाहे वो सिंपल हो सकता है, चाहे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। अच्छे से नोट सुनो, समझो क्या बोल रहा है वो। एग्जाम में दो से अधिक सिंपल सेंटेंस या दो भी दे सकता है और उनसे ऐसे बोलेगा कि केवल एक वाक्य आपको बनाना है। बोलो समझ में आई बात? आगे बढ़े, अब हेडिंग डाल लो सिंपल सेंटेंस, एक एक टाइप पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। अब हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है, अब बात यह है सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य क्या होता है। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहती है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहती है। अब ये लफड़ा हो गया जी कि बात यहाँ फंस गई कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। गल तो ये है कि फाइनाइट वर्ब क्या है, होती क्या है। तेनू तो कभी सुना ही नहीं होगा जी ये वर्ड क्या होता है, तो मैं सुना देता हूँ फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फिर उसके बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। छोटी क्लास में अगर आप पढ़े हो, सुने हो, अच्छी बात है, नहीं सुने तो अभी सुन लो। ठीक है, फाइनाइट वर्ब रहती है। देखो, एक कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब रहनी चाहिए, तो ही वो सिंपल सेंटेंस होगा। अब बात ये एग्जांपल्स में थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है। यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होती है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार बदल जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे और करके भी लगा लेना या एंड करके लिख लो, एंड टेंस, यानी टेंस के अनुसार बदल जाती है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन या फिर टेंस के अनुसार बदल जाती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन या टेंस के अनुसार नहीं बदलती, वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है
सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखो राइट्स वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तुम देख पा रहे हो ना। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। पर्सन क्या है यहाँ पे, सी। पर्सन क्या है यहाँ पे, सी है, सिंगुलर पर्सन है। अब पर्सन तो पढ़े हो ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो जाने हो ना, जानते हो ना भाई। अरे भाई तेरे से पूछ रहा हूं मैं, जानता है। हाँ ऐसे बोल। अब देखो टेंस पढ़े हो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। आई प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब बोलो। यहाँ पे पहले हम क्या लिख रहे थे, राइट्स लिख रहे थे, अब क्या लिख रहे हो, बोलो राइट लिख रहे हो, केवल राइट ही लिख रहे हो ना, तो बोलो वर्ब चेंज हुई कि नहीं हुई। यानी सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग अगर वर्ब में चेंजेस होता है तो वो फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे आर आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। जैसे ही आया तो ही के अनुसार हमने क्या कर दिया, इज। यू प्लुरल था तो उसके अनुसार क्या कर दिया, आर। तो यही होती है फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस वर्ब पे, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे कि वी आर रेडी फॉर टेस्ट, वी आर रेडी फॉर टेस्ट, यानी हम किसके लिए तैयार हैं, टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो रेडी है ये अलग वर्ब है, वी आर रेडी फॉर टेस्ट, ठीक है। अब आगे बात करें, ही वॉन्ट्स टू प्ले कार्ड, ही वॉन्ट्स टू प्ले कार्ड। अब टू के बाद में यहाँ पे प्ले आ रहा है, प्ले आ रहा ना। अब यहाँ पे ही वांट से चाहे अब तुम यहाँ पे यू वांट भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे सिंगुलर ले लेता हूँ मैं एक बार, आई ले लेता हूँ मैं, आई वांट टू प्ले कार्ड, यानी कार्ड वो होते हैं जो ताश पत्ती खेलते हैं। तो आई वांट टू प्ले कार्ड, तो यहाँ पे जो आई आ रहा है ना, आई दिख रहा है तुम्हें, आई आते ही यहाँ पे देखो ये तो वर्ब चेंज होगी, लेकिन ये वाली वर्ब तो जैसे कि यहाँ पे पहले प्ले थी तो अभी भी प्ले ही आ रही है। चेंज तो कौन सी हुई, वांट हुई, तो ये तो कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। जबकि ये कौन सी वर्ब रही, नॉन फाइनाइट वर्ब। कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी आ जाए। पहले यहाँ पे ही था तो एक हिसाब से प्ले था यहाँ पे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी कोई समस्या नहीं है। तो बोलो समझ में आ गई ना बात लाले, अरे गुड्डू समझ में आ गई ना। जस्ट नेक्स्ट है, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पॉट। अब देखो यहाँ पे इज है, स्विमिंग क्या है, यहाँ पे नाउन है, ध्यान रखना, वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। तुम देखो कि सर इज आ रहा है, इसके साथ में आईएनजी फॉर्म है, बेटा ये सब्जेक्ट है, ये जिरेंड का काम करता है। अभी आगे बताऊंगा जिरेंड क्या होता है, ठीक है। देयर इज नॉट अलाउड स्मोकिंग, देयर इज नॉट अलाउड स्मोकिंग। अब स्मोकिंग भी यहाँ पे नाउन है, स्मोकिंग भी यहाँ पे नाउन है। तुम देखो कि इसके हिसाब से सर आईएनजी फॉर्म आ रही है, नहीं नहीं, ये जिरेंड है, नाउन है, नाउन का काम कर रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम सब्जेक्ट कोई सा भी लगाओ यहाँ पे। तो आगे बात समझ में, नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब आगे बात करते हैं हम, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल छोड़े थे आपके लिए। प्रिया प्लेज क्रिकेट, प्रिया क्रिकेट खेलती है, तो प्रिया के हिसाब से यहाँ पे प्लेज है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई। यू प्ले क्रिकेट, जैसे कि अब यू प्लुरल है तो वर्ब भी क्या आ गई, यहाँ पे प्लुरल आ गई। ही इज रीडिंग अ बुक, यानी वह किताब पढ़ रहा है, ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है। जैसे मैंने पर्सन यहाँ पे चेंज कर दिया तो आर आ गया। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो बस यही है और कुछ नहीं है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि उसके अंदर कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, कम से कम एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं। फिर सर आप तो ऐसे बोल रहे थे कि एग्जाम में 2 सिंपल सेंटेंस देगा। 2 सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी, दूसरे सेंटेंस में भी तो सर फाइनाइट वर्ब होगी ना। तो फिर एक सेंटेंस वाली फाइनाइट वर्ब का हम क्या करेंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, वही तो कंसेप्ट आपको सीखना है कि हमें तो केवल एक फाइनाइट वर्ब की आवश्यकता है, केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब की रिक्वायर है, केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब की रिक्वायर है। दूसरी फाइनाइट वर्ब का हमें क्या करना है, वो आपको कंसेप्ट सीखना है, एंड तक बने रहना है,
वीडियो को स्किप नहीं करना है, चाहे तुम्हें समझ में अभी कम आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेरे पास कोई इसका इलाज तो है नहीं, जैसे कि मैं बोल दूं कि बेटा ये ट्रिक है वो ट्रिक है तो भूल जाओ। पहले पूरे कंसेप्ट सीख लो, देन उसके बाद में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कॉपी करो, 1 मिनट है ना। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब हेडिंग अपनी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। तो सबसे पहले ये हेडिंग डाल लिए होंगे आप सभी, यूज ऑफ पार्टिसिपल बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये टाइप्स हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, ध्यान रखना। तुम ये मत सोचना कि होता क्या है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू, या तो इन्फिनेटिव का यूज करना है या फिर टू का प्रयोग करना है। बाय यूजिंग नाउन, ये यहाँ पे है, ये थोड़ा यहाँ पे कट कर लेना, ठीक है। नाउन फ्रेज, बाय यूजिंग नाउन फ्रेज अपोजिशन, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, और बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरेंड। तो ये टाइप्स है, 6 टाइप्स हैं जो आपको यूज में लेना है। चाहे समथिंग 2022 के अंदर सिंपल सेंटेंस के ये टाइप्स के नाम दे दिए थे एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, नाम ही नहीं सुने सर, नॉमिनेटिव क्या होता है, अपोजिशन क्या होता है यार। तो ये नाम हेडिंग एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हेडिंग डालो सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल। ये तो आपके लेसन भी है ना, द लास्ट लेसन वाले में पार्टिसिपल के नियम दिया था, फ्रेंच को ये नियम दिया था। बच्चों को ये पता नहीं है कि पार्टिसिपल क्या होता है ना, बहुत नियम कठिन थे। वो बोलता है कि मेरे को तो एक भी शब्द पता नहीं है कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल सबसे पहले आप हेडिंग डालो, यूज ऑफ पार्टिसिपल, जिसमें बात करते हैं हम सबसे पहले कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, यानी नो इंटरवल। ये आगे बताऊंगा नो इंटरवल क्या होता है, कि दोनों एक्शन में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने शेर देखा तो आप तुरंत वहां से रफा दफा हो गए, है कि नहीं। जैसे कि चोर क्या होता है, पुलिस देख के वहां से 9-2-11 हो जाता है, तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये आपको स्ट्रक्चर काम में लेना होता है, थोड़ा बहुत इंटरवल होता है, थोड़ा गैप होता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एडजेक्टिव का हम इसमें यूज करते हैं, फिर पैसिव वॉइस का हम यूज करेंगे। तो ये तीनों टाइप्स डाल लो, एक बार हेडिंग डाल लो, और फिर इसके बाद में हम कल की क्लास में देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। कल और कल ध्यान रखना, छोटी छोटी क्लासें लेंगे, ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के ऊपर ये जो तीनों पार्टिसिपल है कल मैं क्लियर करा दूंगा एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे कि नॉमिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। फिर इसके बाद में दूसरी क्लास में ये पूरी टाइप्स क्लियर हो जाएगी। लॉन्ग टाइप तो ये पार्टिसिपल वाली है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम इनको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे आपको जो मैंने समझाया वो ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका रियल मीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हालांकि तो हमें आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लगी होगी, लेकिन इसका रियल जो मीन था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ईजी की तरफ मत भगो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टीचर ने पढ़ा दिया। वैसे मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका भी, ठीक है ना। क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हो, इधर से उधर आप मुंह फाड़ रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।